Hello, my dear students of class plus 2. Welcome to this online class of biology. I hope you all are fine at your home with your family. Students, in this class, we are going to discuss regarding the topic that is known as pedigree analysis. स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री की स्टडी। अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री का पता लगा के हम उन ट्रेट्स तक पहुंच सकते हैं, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक पहुंच सकते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। आई विल रिपीट अगेन, पेडिग्री एनालिसिस फैमिली ट्री डायग्राम की स्टडी है, फैमिली हिस्ट्री की स्टडी है, कई जनरेशन्स की स्टडी है, जिसके बेसिस पे हमको ये पता चलता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे बीमारियां होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती हैं। तो वो बीमारियां हमारी जीन्स में प्रेजेंट होती हैं और जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन होती हैं, इसीलिए वो बीमारियां भी पास ऑन होती हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से का क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में शेयर करूँगी आपके साथ। पेडिग्री एनालिसिस के एडवांटेज हम यहाँ पे करेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स, जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर से किस तरीके से बचा जाए। क्योंकि जब हमें उस जेनेटिक डिसऑर्डर का कॉज पता चल जाएगा, कारण पता चल जाएगा, तो हम उससे फ्यूचर जनरेशन्स को बचा सकते हैं। फाइन। सेकेंड इज कि पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करके, फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी करके हमको ये पता चल जाता है कि वो जो ट्रेट है, वो जो बीमारी है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कितनी जनरेशन से वो चली आ रही है, 1 2 3 4 कितनी जनरेशन से वो चली आ रही है, किस तरह से वो फैमिली में फ्लो हो रही है। फ्लो मतलब कि हर जनरेशन में आ रही है या फिर एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन में आ रही है। आप लोगों ने डोमिनेटिंग और रिसेसिव कैरेक्टर्स को पढ़ रखा है, तो आपको पता है डोमिनेटिंग कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते, वो सिर्फ कुछ जनरेशन्स के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी तरीके से हमको फ्लो पता चलता है पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करके कि कौन सा ट्रेट कौन सी जनरेशन में आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। फाइन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करके हमको ये पता चलता है कि जो वो डिसऑर्डर है वो रिसेसिव एलील से रिलेटेड है या नहीं है। अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ये बात की थी कि जो ट्रेट है वो डोमिनेटिंग भी हो सकता है, मींस कि जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, रिसेसिव एलील से रिलेटेड भी हो सकता है और डोमिनेटिंग एलील से रिलेटेड भी हो सकता है। जो ट्रेट, जो डिसऑर्डर, जो बीमारी रिसेसिव एलील पे है, वो हर जनरेशन में नहीं आएगी, वो जनरेशन स्किप करके आएगी, क्योंकि आपको पता है रिसेसिव अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। ये इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो रिसेसिव एलील से रिलेटेड है, जो हर जनरेशन में नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि कंट्रोल क्रॉसेस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं होते हैं और उसी का ऑल्टरनेट होता है पेडिग्री एनालिसिस। आई गिव यू एग्जाम्पल कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, आप उसको किसी भी प्लांट के स्टिग्मा पे डाल सकते हैं, जर्मिनेशन करवा सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ फिजिबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कहीं पे भी क्रॉसिंग किसी के साथ कर दी जाए। फाइन। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट है पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पे हमको इसको स्टडी करके हमको पता चल जाता है कि कोई भी डिजीज़ ऑटोजोम से रिलेटेड है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम्स से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, है ना। 23 में से जो हमारे 22 क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स और एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होता है वो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए 23 क्रोमोजोम्स।
तो पेडिग्री एनालिसिस को पता करके, पेडिग्री एनालिसिस को, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करके हमको ये पता चल जाता है कि जो वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है वो ऑटोसोम से रिलेटेड है या फिर सेक्स लिंक्ड है। फाइन। हम लोगों को पेडिग्री एनालिसिस को जब हम स्टडी करते हैं तो पता चल जाता है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो फैमिली मैरिजेस, यानी कि वो मैरिजेस जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती हैं। अगर कोई डिसऑर्डर है, फैमिली दर फैमिली चला जा रहा है और फैमिली में मैरिजेस हो रही हैं, फैमिली मैरिजेस मतलब क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस, तो जेनेटिक डिसऑर्डर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो अगर हम पता लगा लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर इस वजह से हो रहा है तो हम उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है एक्सटेंसिवली रिसर्च का टॉपिक है, continuously researches are going on this topic continuously. Fine. Students, पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए, पेडिग्री का पता लगाने के लिए, पेडिग्री चार्ट का हमको कुछ सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। ये सिंबल्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जब तक ये सिंबल्स आप लोगों को पता नहीं चलेंगे तब तक आप पेडिग्री को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फाइन। और पेडिग्री चार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल ट्रिक्स हैं, स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस हैं, लाइक जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये आप सिंबल देख रहे हैं रेक्टेंगल का, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है मेल को। जहाँ पे भी ये सिंबल आता है इट मीन्स मेल गैमेट, मेल प्रोजेनी। जहाँ पे भी सर्कल आता है इट मीन्स फीमेल प्रोजेनी, फीमेल पेरेंट। फाइन। जहाँ पे भी ये सिंबल आता है इट मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हमको नहीं पता है इट इज़ मेल और फीमेल, हमको नहीं पता है इस चीज़ का। फाइन। उसके बाद जब ये डार्क शेड्स आते हैं, ये डार्क शेड्स आपको दिख रहे होंगे, इन डार्क शेड्स का मतलब है अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी कि वो इंडिविजुअल जिसको बीमारी हो रखी है, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, अफेक्टेड है। जो ये लाइन आप देख रहे हैं मेल और फीमेल के बीच की, ये शो करती है मैटिंग या फिर हम कह सकते हैं क्रॉसिंग। यहाँ पे ये डबल लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी मेल और फीमेल के बीच में। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस की वजह से होते हैं, तो ये जो डबल लाइन है ये इंडिकेट करती है जो मैरिज हुई है वो क्लोज रिलेशन में हुई है। फाइन। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है इट इज़ सिंबल ऑफ मेल, इट इज़ फीमेल। इनकी मैटिंग हुई, मैटिंग के बाद क्या होगा, इनके प्रोजेनी हुए, इट इज़ फीमेल प्रोजेनी, इट इज़ मेल प्रोजेनी। ओके। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल हैं, इनको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। बट इस चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे मेल और फीमेल नॉर्मल हैं, बट उनका बेबी जो है वो अफेक्टेड है। क्यों है, कैसे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर की, जो इसका मतलब होता है अनस्पेसिफाइड, हमको नहीं पता है इट इज़ मेल और फीमेल। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो इट मीन्स कि 5 प्रोजेनी है, बट हमको ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। ओके। तो आपको यहाँ पे सिंबल्स पता चल गए हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। ओके। डिसऑर्डर्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर पेडिग्री ऑफ द डिसऑर्डर्स। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बेसिकली जो डिसऑर्डर्स हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड करे गए हैं। सबसे पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो पॉइंट म्यूटेशन पे डिपेंड होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि वो म्यूटेशन जहाँ पे सिंगल जीन के अंदर कोई चेंज हो रहा है। सपोज जो एक सीक्वेंस है वो है GAATC। ठीक है। ये एक नॉर्मल कोड है, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, बट यहाँ पे GT, ठीक है, यहाँ पे GTATC हो जाए, मतलब कि ये जो T है, ये वाला T जो है ये चेंज हो गया है। ठीक है। ऑल्टर हो गया है, इसको किसी और म्यूटेंट जीन ने रिप्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। बेसिकली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं
वो मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। आपको पता है मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फाइन। तो तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स को मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिंगल जीन म्यूटेशन मतलब चेंज, म्यूटेशन मतलब चेंज, ऑल्टरेशन, ठीक है, सिंगल जीन में ऑल्टरेशन की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं वो ऑटोजोमल भी हो सकते हैं और वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। पीछे मैंने अभी आपको बताया था ऑटोजोम्स, हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोजोम्स होते हैं जिसमें से 22 ऑटोजोम्स हैं, एक पेयर्ड सेक्स लिंक्ड है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोजोमल भी हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। ऑटोजोमल में डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। सेक्स लिंक में डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। आप लोगों को पता है डोमिनेटिंग अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है, जो वीकर वन होता है। ओके, तो सबसे पहला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है दैट इज हीमोफीलिया। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को जॉन ओटो ने 1803 में फाइंड आउट किया था, ढूंढा था। इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, इसको रॉयल्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज़ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। अगर छोटा सा भी कट लग जाता है, माइनर कट भी लग जाता है, तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकती? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन नहीं होती, ब्लड जमता नहीं। जब ब्लड जमेगा नहीं तो कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड यानी कि ये वो डिसऑर्डर है जिसके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं एंड ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है इसके अंदर मोस्टली मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कैरियर होती हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। हीमोफीलिया के अंदर मोस्टली मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स यहाँ पे कैरियर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक क्रॉसिंग भी करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मेल होता है, मेल के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई। तो यहाँ पे ये एच यानी कि हीमोफीलिया। ओके, ये जो मेल है ये अफेक्टेड है हीमोफीलिया से। क्यों? हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। वाई पे इसका डिसऑर्डर नहीं होता, वाई पे ये प्रेजेंट नहीं होता। फीमेल जो होती है वो एक्स होती है ना। आप अब इनको सेग्रीगेट करोगे, सेग्रीगेट करने के बाद आप क्रॉसिंग करोगे। ये वाला जो एक्स है इसकी क्रॉसिंग इसके साथ अगर आप करोगे तो क्या आएगा? एक्स एच एक्स आएगा। ओके, इसी की क्रॉसिंग अगर आप उसके साथ करोगे एक्स एच एक्स आएगा। फिर इसकी क्रॉसिंग अगर आप इसके साथ करोगे एक्स वाई आएगा। ओके, और इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करोगे तो भी क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स एक्स है, एक्स एच है, एक्स एच एक्स है। ठीक है, क्या आया है हमारा जीनोटाइप? हमारा जीनोटाइप आया है एक्स एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल है, ये वाली जो फीमेल होगी ये फीमेल कैरियर होगी। कैरियर यानी कि डिजीज को कैरी करेगी, बट ये अफेक्टेड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो फीमेल होगी इस फीमेल को हीमोफीलिया नहीं होगा, ये फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर होगी क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ओके, इसको कैरियर बोलेंगे। तो ये वाली जो फीमेल है एक्स एच एक्स वाली जो फीमेल है, अगर इसकी अब क्रॉसिंग की जाएगी मेल के साथ में, कोई भी मेल होगा उसके साथ इसकी क्रॉसिंग की जाएगी तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक्स एच एक्स एक्स एच वाई। ठीक है, ये वाले दोनों के दोनों क्या हैं? ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो आप लोग, एक्स एच एक्स
और XHY। तो यहाँ पे फिर से फीमेल क्या है, कैरियर है, बट XHY ये क्या है, ये है मेल, और वो मेल है जो अफेक्टेड है, जिसको हीमोफीलिया है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है ये बीमारी। अगर जहाँ फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक एक्स पे ये प्रेजेंट है भी तो ये कैरियर मानी जाएगी, ये अफेक्टेड नहीं होगी। ओके। और जहाँ मेल है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम पे अगर बीमारी है तो इट मीन्स मेल अफेक्टेड है, मेल को वो बीमारी है। फीमेल अफेक्टेड होगी सिर्फ एक केस में। वो कौन सा केस होगा, वो केस होगा ये वाला, जहाँ पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया प्रेजेंट है। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, बट ये कम होता है। ओके। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे, मैंने आपको कहा था मैं आपको रूल रेगुलेशन साथ के साथ शेयर करूँगी। तो स्टूडेंट्स, जो ये हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जितने भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो फॉलो करते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। ओके। कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न ये फॉलो करते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब होता है जिसके अंदर पहले मेल अफेक्टेड होता है, उसके बाद फीमेल कैरियर होती है, और ये वाली फीमेल अपने मेल बेबी को अफेक्ट करेगी। आ रही है बात समझ में? पहले मेल अफेक्टेड है, फिर फीमेल, यहाँ पे सेक्स चेंज हो जाएगा, फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, फीमेल कैरियर होगी, और ये वाली फीमेल जो है अपने बच्चे को और मेल बच्चे को ये डिजीज देगी, क्योंकि ये कैरियर है। फीमेल को नहीं देगी, मेल को ये डिजीज देगी। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न, जो कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स के अंदर होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है, ब्लड कोगुलेट नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन जो ब्लड को कोगुलेट करता है, थ्रोम्बोलिन लाइक, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं होते, इसलिए ब्लड कोगुलेट नहीं होता। ओके। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस मतलब कि अगर दोनों के दोनों जीन्स पे ये बीमारी है तब फीमेल अफेक्टेड होगी, अदरवाइज फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इस बीमारी का एग्जाम्पल है। हमारी एनसीईआरटी ने भी क्वीन विक्टोरिया का एग्जाम्पल दे रखा है। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इस डिजीज़ की कैरियर थी, उनको नहीं थी, ये उस डिजीज़ की कैरियर थी। मे बी ये डिजीज़ उनको कहाँ से आई होगी, उनके फादर से आई होगी, उनके फादर हो सकता है इस डिजीज़ से अफेक्टेड हो, तो क्वीन विक्टोरिया कैरियर हो गई इस डिजीज़ की। और क्वीन विक्टोरिया फिर किसको देंगी ये डिजीज़, क्वीन विक्टोरिया ने ये डिजीज़ दी अपने मेल प्रोजेनिस को। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बीमारी, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पेडिग्री एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर्स मैं आपको दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में समझाऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ hit the like button and subscribe this